नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो आप अक्सर देखते हैं हम इंडिया पाकिस्तान पे बात करते रहते हैं, हम एजुकेशन पे भी बात करते हैं, इवन हम एंटरटेनमेंट की भी कुछ फीस जो है उनके ऊपर भी बात करते हैं, यानी उन फीस को भी हम टच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो एक जैसे मैं कहना चाहूंगी कि एक काला दाग है हमारे चेहरे का, एक हमें शर्मिंदा कर देने वाली बात है पाकिस्तानियों होने के हवाले से खास तौर पे। और मुझे वो वाकया भूलता नहीं है 2017 में, जब एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मशाल खान को जो है वो बेदर्दी के साथ मार दिया गया। किस तरह से एक मॉब निकला यूनिवर्सिटी का ही, यानी हैरत की बात यह है कि यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे, किसी मदरसे के नहीं थे, किसी और इस तरह की रिलीजियस जिसे कहना चाहिए वहां से निकल के नहीं आ रहे थे। एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है मर्दान की, वहां से ये स्टूडेंट्स थे और उन्होंने एक मासूम से स्टूडेंट को, जो कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसको सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारे यहाँ चलता है ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स, ब्लास्फेमी लॉ, ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स, उसके चलते उस बेचारे को मार डाला। और बहुत ही वो खौफनाक सा सीन था और सारे वक्त हम टीवी चैनल्स पे भी देख रहे थे और कई जगह हमने जो है वो ये सब कुछ देखने के बाद जो है वो हमें बहुत सख्त अफसोस हुआ कि हम किस तरह के माशरे में रहते हैं, किस तरह की हमारी सोसाइटी है। यानी मैं आपको अगर बताऊं उसकी डिटेल्स थोड़ी सी, तो ये वाकया है जी 13 अगस्त का, सॉरी 13 अप्रैल का 2017। और ये थी अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान। इसके बाद इसमें तकरीबन जो डिटेल्स मेरे पास है 61 के करीब लोग थे जो अरेस्ट हुए। उसके बाद एक को शायद सजाए मौत दी गई, तो 7 उसमें से जो थे उनको लाइफ टाइम के लिए जो है वो जेल हुई। 25 जो थे वो 4 साल के लिए उनको जेल हुई और 26 जो थे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि जो मैंने आपको पढ़ के बताया है तो ये सब कुछ हुआ भी है या नहीं, जिसको फांसी की सजा थी उसको मिली या नहीं। लेकिन सबसे मुश्किल की बात यह है कि इसके आगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम इन चीजों को रोक पाएंगे, ये चीजें क्यों हो रही है, ये बातें क्यों हो रही है। वो जो जिनका बच्चा था वो तो चला गया, उनके माँ बाप की क्या हालत थी सभी ने देखी है कि हम उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन ये जो एक जाहिल किस्म का हुजूम हम यूनिवर्सिटीज में से निकाल रहे हैं, ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये जो हम अजीब गरीब किस्म के जिहादी किस्म की नस्लें हम परवान चढ़ा रहे हैं और आगे लेकर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी। हमारे साथ जी आज मशाल खान के टीचर जवला हमदर्द साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और साथ ही उनके हैं जी फखर यूसुफजई, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले जिया आपकी तरफ ही चलूंगी। 2017 की बात है, लेकिन लगता ऐसा ही है जैसे कि कल का वाकया हो। इतना खौफनाक और इतना ऐसा कि हम सोच के भी जैसे रूह कांप जाती है मेरी तो, कि क्या हुआ था। आप वहां पे मौजूद थे, आप उनके मशाल के टीचर थे और सब कुछ। आप मुझे ये बताएं कि क्यों इस तरह की जनरेशन यूनिवर्सिटीज में से निकल रही है। आप तो वहां पे टीचर थे, ये किस किस्म की पढ़ाई हो रही है कि इस टाइप के स्टूडेंट्स हम निकाल रहे हैं जो मार रहे हैं दूसरे को सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाकर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। मेरे ख्याल में आपने जो क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि हम यूनिवर्सिटियों से किस किस्म के तालिब इल्म फारग कर रहे हैं और ये जो हुजूम बन रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटियों में क्यों बन रहे हैं और हमारे तालीमी इदारे जो हैं ये इस दहशतगर्दी की या इस इंतहा पसंदी के ज़िद में कैसे आ गए। तो इसका बुनियादी और सीधा साधा जवाब यह है कि जब हमारी जो रियासती पॉलिसी आ रही है, जो हमारा निज़ाम है, तो उसने सिर्फ यूनिवर्सिटियों को नहीं बल्कि इसने पूरे माशरे को जो है वो इंतहा पसंदी में मुब्तला कर दिया है। और आप जब इसको देखेंगे तो आपको ये इंतहा पसंदी सिर्फ कैंपस पर नजर नहीं आएगी, आपको ये बाजार में नजर आएगी, आपको ये सड़कों पे नजर आएगी, आपको ये मस्जिद के अंदर नजर आएगी, आपको ये मदरसे के अंदर नजर आएगी, आपको ये हर फोरम पे नजर आएगी, आपको मीडिया में नजर आएगी। तो ये असल में वही पॉलिसीज हैं जो हम पिछले तकरीबन 50 साल से और खुसूसन पिछले 70 साल से और ख़ास तौर पर पिछले 20 साल से जो परसू कर रहे हैं, तो ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं।
تو یہی وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اس کا عکس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ وہی انتہا پسندی ہے جو ایک ہماری پالیسی کا حصہ ہے، جس کو ہم نے عظیم تر قومی مفاد کی خاطر مختلف جو ہیں جو ہمارے علاقے میں جنگیں آئی، اور ان جنگوں کی وجہ سے ہم نے ان نوجوانوں کو جو مذہبی شدت پسند تنظیمیں تھی ان کے حوالے کیا، تو آخر میں اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اور بدقسمتی سے مشال خان کا سانحہ جو تھا یہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اسلامی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، علمی تاریخ کا، خاص کر یونیورسٹیوں کی تاریخ کا، کہ ایک کیمپس پہ جو ہے اندوہناک طریقے سے ایک طالب علم کو دیگر طالب علموں نے اور باہر سے آئے لوگوں نے جو ہے قتل کیا، اور بعد میں اس سے خطرناک جو سب سے زیادہ بات تھی، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو کیمپینز چلی یا جو ڈرامے ہوئے، جو ہتھ کنڈے استعمال ہوئے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تباہ کن اور خطرناک تھا ہمارے معاشرے کے لیے، جس کے اثرات بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تسلسل، وہ قتل عام جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ضیاء کہ آپ تو وہاں پہ مطلب ٹیچر تھے، اور جتنا میں تھوڑا بہت آپ کو جانتی ہوں تو بالکل بھی آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے نہیں ہیں، تو پھر اسٹوڈنٹس اس طرح کے کیوں نکل رہے ہیں؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصل میں یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اصل میں اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ لیں تو یہ اسٹوڈنٹ بھی بنیادی طور پہ ان پالیسیز کے وکٹمز ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو میں ان میں سے دو کا بتا رہا ہوں، کہ ایک جو مقتول تھا جو مشال خان، اور جس نے اس پہ گولی چلائی جس کا نام عمران تھا، یہ دونوں میری ہی کلاس کے طالب علم تھے۔ باقی تو ہجوم اور وہ سارا بننا اور اس پہ تو ایک لمبی کہانی ہے، اس پہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے اور رہے گی بھی۔ لیکن یہ دونوں طالب علم جو تھے، اب دیکھیں مشال خان اس کو والد نے جو ہے پڑھایا، یہ ٹاپر تھا، اسکول میں بھی ٹاپر تھا، کالج میں بھی مطلب یہ ٹاپر تھا، جس کلاس میں تھا یہ اس کلاس کا بھی ٹاپر تھا، مطلب جرنلزم میں بھی یہ 6 سیمسٹر تک یہ ٹاپر رہا ہے۔ جس نے اس پہ گولی چلائی ہے تو وہ طالب علم جو تھا وہ جیش محمد میں اس کی ٹریننگ ہوئی تھی، وہ لڑکا جو ہے وہ 6 پرچوں میں اس میں 5 پرچے اس کے فیل تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح اب یہ لڑکا جو تھا یہ تو جیش محمد میں جب یہ شامل ہو رہا تھا، جب وہ یہ ٹریننگ لے رہا تھا، تو ظاہر اس کو یونیورسٹی نے تو نہیں دی تھی نا یہ ٹریننگ، اس کو تو یہ ٹریننگ باہر سے ملی تھی۔ تو ظاہر جب آپ اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ مینٹلی یا اس کو وہ ملٹرائز کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو تو کوئی نہ کوئی گستاخ، کوئی نہ کوئی وہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اسلام دشمن، کوئی نہ کوئی ملک دشمن، یا جو نظریات آپ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ جتنی بھی یہ شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے آؤٹ کم دیکھ لیں تو یہ ہمیشہ دوسرے سیاسی مخالفین کو، دوسرے مسلکی مخالفین کو مطلب یہ اسی طرح ایک دوسرے پہ فتوی بازی کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کو کوئی دوسرا باہر نہیں ملتا تو اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مسلکی لوگ ہیں، جو پنجاب میں بریلوی حضرات ہیں، وہ دیوبندیوں کو کافر، اور دیوبندی جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک، اور اسی طرح وہ شیعہ کو، اہل تشیع کو کافر، اور پھر وہ مطلب جتنی بھی سیکٹیرین وہ ہیں دیوبندیوں کو وہ سور کہہ دیتے ہیں، اہل حدیث کو، تو مطلب یہ ساری چیزیں اسی چیز کا تسلسل ہے۔ تو یہ چیزیں پھر کیمپس میں بھی آ جائے، کیونکہ ہمارا کیمپس جو ہوتا ہے یہ بھی اصل میں ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، یہ کبھی سوسائٹی سے باہر نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ نہ چاہتے ہوئے پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے، مطلب یہ چیزیں پھر آپ کی پالیٹکس میں ہوتی ہیں، پھر میڈیا میں ہوتی ہیں، پھر آپ دیکھ لیں یہ پالیٹیشین آپ کے پارلیمنٹ کے فلور پہ لوگ کھڑے ہو کر آپ کے وزیر اعظم پہ جو ہے گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، اور آپ کے فیڈرل منسٹرز تک، آپ کے سارے فیڈرل منسٹرز دیکھ لیں تو اس وقت جو کابینہ ہے ان میں سے اکثریت کے خلاف جو ہے یہ فتوے لگ چکے ہیں کہ یہ گستاخی رسول ہے، یہ گستاخی رسول ہے۔ تو یہ وہ پالیٹکس ہیں جس کے وکٹمز یہ سارے طالب علم ہیں اور یہ سارا معاشرہ ہے۔ بالکل ٹھیک جی فخر، آپ نے بھی اس سب سانے کو دیکھا تھا، اور بہت نزدیک سے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی جو ہے وہ کے پی کے سے ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس سب چیز کو؟ تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو۔ اور افسوس کے ساتھ میرا تعلق بالکل یونیورسٹی کے اس قریبی علاقے سے ہے، تھا ابھی بھی، بلکہ میں تھوڑی دیر پہلے وہیں سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اور مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوتی تھی جب اقبال لالا سے میں بات کرتا تھا، مشال خان کے والد صاحب سے، یقین کریں میں ان کو یہی بتاتا تھا، ان دنوں میں اتفاق یہ تھا میں نیوز پڑھا کرتا تھا، تو جب پیپر ہوتا تھا یا ویسے ان سے میری بات چیت بہت زیادہ تھی ان دنوں میں، تو میں ان کو کہتا تھا کہ لالا بدقسمتی سے میں بھی اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جس کے بہت سارے لوگوں نے آپ کے بیٹے کو یونیورسٹی میں دن دہاڑے
दुनिया के सामने उनको मारा, और जिसका कोई मतलब वही ज़ियाउल्लाह साहब वाली बात है कि फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई किया गया। तो उस दिन मतलब जिस तरीके से, क्योंकि मैं वहां तो नहीं था, लेकिन उस दिन भी मैं न्यूज रूम में था और मैं न्यूज खत्म करके जब आया हूं तो हमारे रिपोर्टर ने हमें एक वीडियो भेजी उस वक्त। यकीन करें जब मैं देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं लग रही थी कि ये है क्या। फिर हमारे जो न्यूज डेस्क के हमारे हेड थे तो वो उसने उस रिपोर्टर को कॉल की, उसने कहा हुआ क्या, कहते जी इस तरह का यूनिवर्सिटी में ये वाकया हुआ। मैं वहां पर मौजूद था तो मैंने दोबारा से मैंने भी उस लोकल अपने रिपोर्टर को कॉल किया, मैं क्या हुआ, कहती है इस तरह यूनिवर्सिटी में किसी ने मतलब मुख्तलिफ मोब ने एक लड़के को वहां पे मार दिया। अच्छा, फिर इत्तेफाक था क्योंकि उससे पहले भी हमारे एक रिपोर्टर की शायद वो ज़ियाउल्लाह साहब ने वो वीडियो देखी जो दुनिया के मेरे ख्याल सब चैनल थे, वो हमारे चैनल के उससे चलाई थी, वो हमने एक शॉर्ट लिया था इनसे मशाल साहब से। तो वो सारी चीजें एक प्रोसेस, लेकिन बिलीव मी कि मुझे आज तक, मैं अब भी जब वो रिकॉल करता वो दिन और वो वीडियो और वो सारा मतलब वो लोग की नाराबाजियां और लोग जिस तरीके से मतलब ऐसे जा रहे थे जैसे पता नहीं क्या क्या चीज पता कर रहे हैं। वो हमारे पश्तों में बड़ा मशहूर है कि जैसे देवी पता कर रहे हैं, हालांकि ना हम कभी कर सकते थे और ना कभी कर सकेंगे। हम यही करते रहेंगे जो हमने मशरफ खान को शहीद होते देखा। हमने खैबर पुख्तनख्वा में अभी रिसेंटली 3-4 हमारे एक खटक साहब वो भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको मारा गया क्योंकि उनका रिलीजन कोई और था। उसके साथ साथ उससे पहले एक स्टोर का मेडिकल स्टोर का मालिक था, उसको मारा गया। और अभी मेरे ख्याल महीना नवंबर के फर्स्ट वीक में एक और बुजुर्ग जिसकी उम्र मेरे ख्याल 75 प्लस थी, उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो उस कादियानी फिरके से ताल्लुक रखता था, उससे ताल्लुक रखता था रिलीजन से। हमने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है और जब मैं उन दिनों में या अब भी आज भी उन लोगों, ज़ियाउल्लाह हमदर्द साहब उनको जानते होंगे, JUIFA के लोग मेरे इलाके तूरू से बिलोंग करते हैं वो लोग। मैंने एक दफा नहीं, वो जब भी मेरे मतलब इलाके हमारे हुजरे या कहीं पर आए तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो पागल हो, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। उन लोगों ने एक गुस्ताख को मारा। आज भी 2020 में आफ्टर 3 इयर्स भी आरजू और ज़ियाउल्लाह साहब की बात भी होती होगी, आज भी वो लोग ये बात जस्टिफाई कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच के बहुत सारे लोग आज भी 2020 में ये बात कर रहे हैं कि यार वो ये था। मैंने कहा जो भी था वो आपको किसने ये हक दिया है? कानून है, आप कानून में चले जाएं, थाने में रिपोर्ट कर लें, उनको पकड़वा लें, फिर उसमें गवाही दें, सारा कुछ करें। आज अपना सर बचाने के लिए जो गाजियों के नारे लगा रहे थे, जो फला गाजी और डिमका गाजी और पता नहीं कौन कितने गाजी पैदा हो गए थे, कोई 50-60 गाजी, लेकिन जिस वक्त वो जेल गए, मैं आपको जेल का वाकया बताता हूं कि एक उनके करीबी रिलेटिव से मेरी कुछ अर्सा पहले बात हुई तो कह रहे मेरी तौबा है कि हरिपुर जेल मुझे मतलब मुलाकात के लिए मुझसे जाया नहीं जाता, तो वो अंदर बंद है। मैंने कहा जिसको मारा था वो क्या था? वो भी किसी का बच्चा था। मैंने कहा आप लोगों को अपने का आज अफसोस है कि वो जिंदा है, कभी ना कभी निकल आएंगे, अपने माँ बाप उनको वो देख लेंगे कि यार हमारा बेटा जो है हरिपुर जेल में 20 साल बाद 15 साल के बाद वो निकल आएंगे, दोबारा से आप लोग देखेंगे। लेकिन वो जो चला गया उसको कोई नहीं लेके आ सकता। और उसके बावजूद भी आज हम कुछ सीखते नहीं है किसी वाक्य से। यकीन करें मशाल खान का वाक्या हो या उसके बाद के जितने वाकयात हुए, एहसन इकबाल साहब के ऊपर गोली चली, जाहिद हामिद साहब को यहाँ पे कानून के वजीर थे उसको काफिर कहा गया, इस फैजाबाद के अंदर जो मौलवी साहब की डेथ हुई अभी पिछले महीने, उस मौलवी ने किसने रोका? सब ने उसको सपोर्ट किया अपने पॉलिटिक्स के लिए, बेशक वो हमारी मजहबी जमातें हो या हमारी सेकुलर जमातें हो। उन्होंने इस शेख रशीद साहब ने जो अभी पिंडी बॉय अपने आप को कहता है, इस आदमी ने सपोर्ट किया। हमने जिस दिन हमने इस चीज को स्ट्रिक्टली कंडेम करना शुरू किया और खड़े हो गए, मुझे लोग मेरे इलाके में आज भी कहते हैं कि तुम इस बात को क्यों सपोर्ट करते हो, मशाल खान के मतलब मारने को तुम क्यों वो कह रहे हो कि यार ये ज्यादती हुई। आज भी बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, ज़ियाउल्लाह साहब की बात से बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूं कि ये एक माइंडसेट है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये वली खान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या पंजाब यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ता है। फकर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, हम लोग क्योंकि माइनॉरिटीज पे भी अक्सर बात करते हैं, अक्सर शोज करते हैं, तो यहाँ पे तो मंदिरों को भी तोड़ दिया जाता है, उनके अंदर जो मूर्तियां रखी होती हैं उनको भी जो है तोड़ा जाता है और उनकी बेहुरमती की जाती है।
تو اس لحاظ سے تو پھر بلاسفیمی تو پھر ہمارے اوپر بھی لگ جاتی ہے. ایک سیکنڈ، فخر کا میرے خیال ہے کنیکشن کا کچھ مسئلہ ہوا ہے. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب مجھے آواز آ رہی ہے، میرے خیال کوئی ایشو آ رہا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا میں دوبارہ سے آپ سے سوال کر لیتی ہوں نا، میں اس کو پھر کر لوں گی، ایڈیٹنگ میں کر لوں گی. اچھا میں فخر آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے تو ہم لوگ کو بہت دفعہ جو ہے وہ مائنورٹیز پہ شو بھی کرتے رہے ہیں، ان کی بات بھی کرتے رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں جگہ جگہ سندھ ہو یا کئی علاقوں میں ان کے مندر بھی توڑے جاتے ہیں، ان کی مورتیاں بھی توڑ دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. تو کیا یہ بھی پھر بلاسفیمی میں آ جانا چاہیے نا؟ صرف اسلام کے خلاف ہی جانے والے پہ کیوں آتا ہے؟ دوسرے جو مذاہب ہیں اگر ان کے ساتھ ہم غلط کرتے ہیں تو پھر ہم یہاں کے لوگوں کو بھی جو مسلمان ایسا کرتے ہیں یا کسی بھی مذہب کے کرتے ہیں ان کو بھی پھر اسی طریقے سے مار دینا چاہیے. جیسے مشال خان کو شہید کر دیا، اب شہید بولنے پہ بھی بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ اس کو شہید بول رہی ہیں، لیکن میں بولوں گی اور مشال خان شہید ہے اور شہید ہی رہے گا ہمارے لیے. لیکن ہم اس وقت ہماری شرم غیرت کہاں جاتی ہے جب ہم کسی دوسرے مذہب کی جو ہے وہ جو عبادت گاہ ہے اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. آرزو بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں مانتے تو ہم کیسے یہ کہیں گے کہ ہم 295 سی یا بلاسفیمی جو لا ہے وہ اس بندے کے اوپر بھی اپلائی ہونا چاہیے جو کسی بھی مذہب کے اگر کسی بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کرتے ہو، اس کو کوئی غلط کہتا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، ابھی ریسنٹ واقعہ ہے، ایک آرزو راجہ ایک چھوٹی لڑکی ہے جس کی 14 سال عمر ہے، ایک بندے سے اس کی شادی کروائی جاتی ہے، اس کے ماں باپ بیچارے چکر لگا رہے ہیں کہ یار ان کا کوئی رپورٹ نہیں لے رہا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب اس طرح کا جس کا تعلق مطلب ان جنونیوں سے ہوگا وہ کبھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ اپنے آپ کو تو غلط کہتے نہیں ہیں، وہ تو جسٹیفائی کر رہے ہوں. ضیاء اللہ در صاحب نے یہ واقعہ دیکھا اور میں مسلسل ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا، ضیاء اللہ صاحب تو چلے گئے تھے، ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹی جس یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے، کیونکہ میرا گاؤں کا رستہ اس کے سامنے سے، تو میں گزر رہا تھا، وہاں پہ باقاعدہ ویلکم کا بورڈ لگایا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جب وہ رہا ہو گئے تھے، اور رشکے انٹرچینج پہ ان کا استقبال کیا گیا، ان کے اوپر پھول نچاور کیے گئے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا جب ایک نہتے آدمی کو 60-70 لوگوں نے مل کر اس کی جان لے لی. تو ہماری غیرت اور شرم یہ بہت معمولی الفاظ ہے. یقین کریں میں کہتا ہوں ہم میں یہ ہے نہیں. وہ ہمارے بڑے میرے استادوں میں سے استاد ہے، وہ کہتے کہ ہماری غیرت کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہماری غیرت بہن کو مار دینا یہ ہماری بہت بڑی غیرت ہے، کسی بے گناہ کو، کسی نہتے کو، یہ ہماری غیرت. اس کے علاوہ ہماری کوئی غیرت شیرت نہیں ہے، نہ کوئی شرم ہے، اور بہت ہی معمولی الفاظ ہے. میں کہتا ہوں کہ بالکل، اور مذہب بھی صرف ہمارا ہی ہے اور کسی کے مذہب کی ہم عزت نہیں کرتے. ضیاء مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپ ظاہر وہاں پر موجود تھے تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ کو بھی بہت دھمکیاں آ رہی تھی کیونکہ آپ بالکل ساتھ دے رہے تھے مشال کا اور انہیں بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی. تو اس وقت کوئی ایمبولینس وغیرہ کچھ نہیں آئی کہ فوری طور پہ یا پولیس نہیں آئی کہ لوگوں کو روکا جاتا اور ان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا؟ یہ لاپرواہی کس نے کی؟ اصل میں مشال خان جو ہے وہ بدقسمت تو اس لحاظ سے تھا کہ اس پہ جس انداز میں تشدد ہوا اور جس انداز میں اس کو مارا گیا، تو میرے خیال میں تاریخ میں جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں نے اس طرح اتنے ظلم کیے، ہلاکو خان نے اس طرح ظلم کیے اور پتہ نہیں فلا نے ایسے ظلم کیے، تو وہ اس کی عملی مثال ہے کہ ہماری تاریخ میں اتنا تشدد ہم نے کسی ایک انسان کے اوپر نہیں دیکھا تھا جو ویڈیو میں جو ہے لوگوں نے دیکھ لیا. لیکن اس کا کیس جو ہے وہ اس وجہ سے بھی پھر ہائی لائٹ ہوا کہ چونکہ اس کی ویڈیوز موجود تھی، گواہ موجود تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ معاملہ جو تھا وہ پھر سامنے آیا. ہیلو جی بالکل. تو مجھے یہ بتائیے نا ضیاء کہ آپ کو بھی تو لوگ ظاہر ہے وہ کیس اس طرح تھا کہ اب دیکھ لیں جب اس قسم کی پالیٹکس ہوتی ہیں، اس کے قتل میں تقریباً 67 لوگوں کو پہلی فرصت میں حکومت نے یا پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. جب 67 لوگوں کو گرفتار کیا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں
कि वो 67 लोग जो थे वो मुख्तलिफ फैमिलीज से थे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, मुख्तलिफ मजहबी बैकग्राउंड पार्टियों से थे। तो उन लोगों की कोशिश ये थी कि वो इतना प्रेशर बिल्ड करें कि ये इसके जो वालिदैन हैं वो या तो केस से पीछे हट जाएं या फिर जो है ये कंप्रोमाइज पे उनको मजबूर कर लें। लेकिन जाहिर है चूंकि उसमें तशद्दुद और जुल्म इतना ज्यादा था कि पूरी दुनिया खड़ी हुई, तो उनकी तो वो चाल तो मतलब नहीं चली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोशिश की कि इसके इतना प्रेशर बैठ सके कि गवाहों को भी डराएं धमकाएं। फिर मुख्तलिफ तरीकों से मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, किसी ने जो है डराने धमकाने की कोशिश की, किसी ने डायरेक्ट, किसी ने इनडायरेक्ट, किसी ने जरगे भेजे, किसी ने मुख्तलिफ तरीकों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो पीछे तो इस तरह लगे हुए थे, लेकिन बाहर जो है ये इस तरह एक गेम खेल रहे थे कि उस पर पॉलिटिक्स भी कर रहे थे ताकि वो प्रेशर बिल्ड कर सकें इदारों पे भी और पुलिस पे भी और अदालत पे भी कि किस तरह वो मैक्सिमम लोगों को छोड़ा सके और या इस केस को जो है वो जस्टिफाई कर सके। तो जाहिर है इन लोगों की तो यही सियासत है, और जब ये इसी तरह होता है तो उसमें फिर सब जो है उसमें आ जाते हैं। तो वो सिर्फ मुझे नहीं, मतलब इसमें जितने भी गवाह थे उन सबको जो है डराने धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन हर किसी का अपना वो होता है ना, एक लेवल होता है, हर किसी का अपना एक ईमान होता है, हर किसी का अपना एक बर्दाश्त का लेवल होता है। बहरहाल वो चूंकि मेरा तालिब इल्म था, मैं समझता था कि यार ये जो जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, चूंकि मैंने भी मजहब पढ़ा हुआ है, हम भी तालिब इल्म रहे हैं, हम भी जो है इन यूनिवर्सिटियों से फारिग हैं, तो हमें पता था कि ये चीजें, और मीडिया के भी तालिब इल्म थे, मीडिया में जर्नलिज्म पढ़ाता था, तो मुझे पता था कि ये चीजें हो किस तरह रही है, इसका बैकग्राउंड भी मुझे पता था। तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर इस मामले में मैं खामोश रहा तो ये मेरा ज़मीर जो है ना, ये मुझे मतलब अलाउ नहीं करेगा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जो भी होता है, लेकिन कम से कम इस मामले में मुझे बोलना चाहिए, और फिर मैं बोला। फिर उसके बाद इस केस का मैं इंतहाई अहम विटनेस था, और अदालत में ATC में फिर मैंने गवाही भी दी। तो जाहिर है उसके बाद भी थ्रेट्स और सारी चीज़ें, तो फिर हुकूमत ने मुझे सिक्योरिटी दी, और तकरीबन 2 साल तक मुझे पुलिस सिक्योरिटी थी। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली, तो मैं आया, मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। लेकिन इस केस पे मैंने तकरीबन एक किताब लिखी है, और इस किताब में जो है वो पूरे वाक़यात और ये सारी सियासत जो है, ब्लास्फेमी की जो पॉलिटिक्स है, मशाल खान के वाक़े से लेकर मौजूदा जो आजकल जो वाक़यात हो रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चीज़ें चली, जो मजहबी उलमा के खिलाफ चली, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स के खिलाफ इस किस्म की कैंपेन चली, बड़े बड़े मसालिक के खिलाफ चली। तो मतलब ये पूरा गेम जो है मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और उसका मकसद ये है कि आइंदा कोई और नौजवान जो है वो इमरान न बने, और कोई दूसरा नौजवान मशाल न बने। क्योंकि मेरे तो सारे बच्चे थे, मैं तो टीचर पर्सपेक्टिव से मैं उस पे मुझे इसमें कोई गरज नहीं है कि इन सबको छोड़ दे, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि इन सबको फांसी लटका दे। मुझे बुनियादी तौर पे ये वो चीज़ सता रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मतलब हमारे होते हुए, जिस तालीमी इदारों में होते हुए ये चीज़ें क्यों हुई, तो आइंदा किसी और इंसान के साथ ना हो। बदकिस्मती है चूंकि हमारी पॉलिसी रही है। तो मशाल खान के वाक़े के बाद आपने देखा ख्वाजा आसिफ को जो है उसके मुंह पे स्याही फेंकी गई, नवाज शरीफ को जूता पड़ा, और इसको हसन इकबाल पे गोली चलाई गई, ये जावेद लतीफ को डंडों से मारा गया, चौधरी निसार के घर पे हमले हुए, वही शेख रशीद, जिस तरह फ़खर सब्ज़े ने जिक्र किया, खादिम रजवी के लोगों को जो है PTI वाले और उसको इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो हुकूमत तब्दील हो गई तो मौलाना फजल रहमान ये लोग शामिल हो गए, इमरान खान के पीछे शुरू हो गए। तो उसमें इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलाई, फिर फैसलवाड़ा के खिलाफ चलाई, डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ चलाई। तो मतलब मेरा एक दोस्त है, उसके पास तकरीबन 15,000 स्क्रीनशॉट्स पड़ी हैं इस ब्लास्फेमी कैंपेन्स की, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ ये कार्ड ये क्यों खेलती है। तो ये बड़ा दिलचस्प मतलब पहलू है इसका। इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ, या हम चूंकि सब मुसलमान हैं, हम जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम रखते हैं, और इस वजह से लोग जो हैं इन मामलात पे अगर आप किसी को कहें कि किसी ने उनकी शान में कुछ कहा है, या मजहब के हवाले से लोग सेंसिटिव होते हैं, तो आप हुजूम ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये वही पॉलिसीज है। आप देख ले उन दिनों ये जो पंजाब के मौलवी साहब थे, जब वो फौत हो गए तो उसका जनाजा जो है 2 दिन लेट कर दिया गया ताकि उसको मीनार पाकिस्तान में बड़ा हुजूम दिलाया जा सके। लेकिन उसी मीनार पाकिस्तान में जो है वो जब PDM जलसा कर रहे तो पानी छोड़ दिया गया। तो ये वही सियासत है। अगर आप समझते हैं कि खादिम रजवी या उसके मौलवियों या उसके जो लोंडे थे या लड़के थे वो इतने ज्यादा थे कि वो बड़े आपके वजीर आजम और आपके वजीर दाखिला और उन पे ख्वाब में पीर आकर उस पर गोली चला सकते हैं, तो ये वही सियासत है। ये ऊपर से है, मतलब ये नीचे बच्चों का खेल नहीं है।
ये मैं जब इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ तो ये सारे बच्चे जो है ना, खासकर नौजवान, ये इस सियासत का, इस निज़ाम का, इन पॉलिसीज का और ऊपर लेवल की सियासत के विक्टिम्स हैं। इसका एक और पहलू है, वो ब्लास्फेमी लॉ का है। उस पे अगर उसके मुख्तसर में आपको बता दूं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी आप देख लें कि 1860 में 1860 में जब ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में, चूंकि अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी और यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे, तो उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ इंट्रोड्यूस किया। और उस वक्त ब्लास्फेमी लॉ का मकसद ये था कि ये जो जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं ये एक दूसरे की इबादतगाहों पे हमले न करें, एक दूसरे की तकरीबात में खलल न डालें, तो ये उसका मकसद था। और 1860 से 1947 तक, यानी पाकिस्तान बनने तक, तो इस तौहीनी मजहब के या इस किस्म के ब्लास्फेमी के तकरीबन 5 मुकदमात दर्ज हुए। यानी 1860 से 1945 तक तकरीबन 90, 80 ईयर्स या 100 ईयर्स जो बनते हैं, इसमें तकरीब सिर्फ 5 वाकयात रिकॉर्ड हुए। फिर पाकिस्तान जब बना 1947 से 1980 तक जो यही कवानीन थे, तो उसमें तकरीबन 8 वाकयात जो हैं वो दर्ज हुए। यानी पाकिस्तान के अंदर 8 वाकयात दर्ज हुए। और फिर जनरल जिया आता है, और फिर आपको तो पता है जनरल जिया साहब जो आते हैं तो उन्होंने वो सारी चीजें, तो उसके बाद 1980 से लेकर 2017 तक तकरीबन 1550 वाकयात हुए। तो आप अंदाजा लगा लें कि इन पिछले 100-150 साल में तो 8-10 वाकयात हुए, और ये पिछले जो 30 साल थे, यानी कहाँ पे 100-150 साल में 8-10 वाकयात, और फिर आप 20-25 सालों में फिर आप 1500 वाकयात। क्योंकि आपने सियासत को, आपने उसको डंडा बना दिया। जब आप मजहब को डंडा बना लेते हैं फिर उसके सब विक्टिम बनते हैं। और आपको पता है, आपको इसके एक और इंटरेस्टिंग में चीज बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो कत्ल हुए हैं, इल्जामात जो सबसे ज्यादा लगे हैं, वो सबसे ज्यादा मुसलमानों पे ही लगे हैं। यानी सबसे ज्यादा तौहीन मजहब मुसलमानों ने ही किया है। फिर कत्ल भी सबसे ज्यादा मुसलमान ही हुए हैं। फिर आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो हमारा मसले की इख्तिलाफात हैं, और इन चीजों में मसलन अहले तशय्यी के यहाँ इमामत है और उसमें इमाम हुसैन और उसकी अहले बैत है, उनका मर्तबा बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो बरेलवी मसलक है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मर्तबा देते हैं। यानी बहुत बड़ा, ये दुरुस्त है कि वो नातों में जिस तरह हम कहते हैं कि हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है, और ये कि मतलब इस जितने भी नाते आप पढ़ते हैं कि वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा, तो मतलब वो सारी जो इश्क है, वो जो, तो यही जो मसलक था, ये नाते पढ़ने वाले थे, ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले थे, ये ताइल कादरी के लोग थे। इसमें सूफिया के जो सिलसिले थे, नक्शबंदी और कादरी और चिश्ती और जितने भी सिलसिले थे, तो यही लोग थे। तो पंजाब में बहुत पुरअमन इस्लाम था, लेकिन जब रियासती इदारों ने और रियासत ने इसको डंडा बना लिया, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो सबसे ज्यादा आशिक रसूल की सरजमीन है और मसला के सबसे ज्यादा मतलब पंजाब में तौहीन रिसालत के मवाक़ियात हुए हैं। तो आप समझ लें कि जब आप तौहीन मजहब की सियासत करते हैं तो फिर सबसे ज्यादा गुस्ताख पंजाब में पैदा होंगे। उसके बाद फिर सिंध में 300, पंजाब में तकरीबन 1100, टोटल 1500 में से 1100 वाक़ियात पंजाब में हुए हैं। यानी आप सोच लेना, जहां पे सियासत हो रही है वो वहां पे सबसे ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं। उसकी वजह यह है, इसका वजह मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या पंजाब में सबसे ज्यादा गुस्ताख है, वहां पे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वहां पे ये सियासत होती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध है, सिंध में 330 वाक़ियात हुए। फिर उसके बाद जो है केपी है, केपी में 38 वाक़ियात हुए। फिर उसके बाद बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में 9 वाक़ियात हुए, 9। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है जहां पे 6 वाक़ियात हुए। तो मतलब अगर आप इस सियासत को देख लें तो सबसे ज्यादा बेहतरीन आशिक रसूल इस कानून के मुताबिक जहां पे फिर तो सबसे ज्यादा आशिक रसूल बेहतरीन जो है वो गिलगित वाले हैं, उसके बाद बलूची हैं, फिर उसके बाद पश्तून हैं, क्योंकि यहाँ पे कम वाक़ियात हुए हैं। और सबसे ज्यादा गुस्ताख जो हैं वो पंजाबी हैं या पंजाब के बरेलवी मसलक के लोग हैं। लेकिन आप देख लीजिए असल में यही मसला है, जब आप इन चीजों पे सियासत खेलते हैं फिर आप गुस्ताख क्रिएट करते हैं, आपको गुस्ताख बनाना पड़ता है। फिर आपने देखा कल ये पिछले महीने में वो सिक्योरिटी गार्ड जो था, इसने अपने बैंक मैनेजर को कत्ल कर डाला, बैंक मैनेजर को कत्ल कर डाला, और फौरन ही सारे लोग जो हैं वो थाने के छत पे वो चढ़ गए थे। और बाद में मालूम हुआ वो मसले की इख्तिलाफ था, वो बंदा शायद देवबंद के स्कूल के अवतार से था, मतलब बरेलवियों ने देवबंदी को मारा था, इससे पहले उन्हें तबलीगियों को मारा था। तो यही ये सारा खेल है।
आम लोग नौजवान इसको समझते नहीं है, और फिर इसको हवा कहाँ से मिलती है। फिर ये इक्का दुक्का वाकयात जो फ्रांस में हो जाते हैं और या जो डेनमार्क में या इसमें, इन चीजों से ये जिंदगी मतलब लेते हैं, इनको वो एक्सप्लॉइट करके फिर अपना मसले की चीजें जो हैं फिर वो इस पे वो खेल खेलते रहते हैं। तो ये वो सारा ड्रामा है। जी बिल्कुल ठीक, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी और फखर से पूछूंगी कि फखर, जिस मुल्क में वजीर आजम खड़े होके बोले कि जी जो ओसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया उन्होंने, तो वहां का आप क्या समझते हैं, क्या हाल होगा हमारा। और मैं तो बिल्कुल ज़रा आपसे कहूंगी कभी वापस मत आइएगा, इसलिए कि यहाँ पे जिस किस्म के जनूनी और पागल लोग रहते हैं, अगर आप 50 साल बाद भी वापस आएंगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको साफ कह रही हूँ। आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाए तब भी हरगिज वापस मत आइएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पागल जनूनी घूम रहे हैं पूरे में, और कुछ पता नहीं कि ये कब और क्या करने से कि वो उस वाक़े को ना तो भूले हैं, ना भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। जी फखर। आपने बिल्कुल सही बात की, और ये तो है कि हमारा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ जो है, जिस पे सलमान तासीर साहब को कोहिसार मार्केट में अपने गार्ड ने गोली मारी और वही वो बेचारे जो है वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उस आदमी को फांसी भी हुई, जो एक मेरे ख्याल में बहुत प्रेशर वाला फैसला था जो पाकिस्तानी जुडिशरी ने किया था। हालांकि वो भी कोई मामूली वो नहीं था, उसके जनाजे पे भी मतलब पूरा लेकर बाग और मरी रोड पूरा भरा हुआ था और लोग पता नहीं क्या क्या नारे और अब उसके उर्स और पता नहीं क्या क्या मनाते रहते हैं। सबसे ज्यादा हमें जो नुकसान दिया मेरे ख्याल में जनरल जिया रजीब ने, उसने इसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स की। उससे पहले जब ये लॉ था, लॉ जिस तरह ज़ियाउल्लाह साहब ने बात की 1860 से था, लेकिन उसके बाद जनरल ज़िया ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और लोगों को ये कहने के लिए कि भाई मैं इस्लाम से कितनी मोहब्बत करता हूं। बेशक इस्लाम का मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने वाला जो अभी दफन है फैसल मस्जिद जैसी खूबसूरत जगह में, उसको उसकी कब्र बनी हुई है, वो उस बंदे ने इसका इस्तेमाल किया इस लॉ का। और उसके बाद बहुत सारे अभी जो हमारे लोग मौजूद हैं, तो ये लोग उसमें से मेजॉरिटी पॉलिटिशियन वो हैं जो उनके साथ रहे भी बदकिस्मती से। अब बेशक वो उस चीज में नहीं है और उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं, और मैं कहता हूं कि उसको बुरा भला भी अब ये लोग कहते हैं, लेकिन उस वक्त थे और उसकी वाह वाह करते रहे 11 साल। तो एक पूरी एक स्लॉट बनी पंजाब के अंदर भी और शायद खैबर पुख्तनख्वा में भी और सिंध में भी, क्योंकि जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो उसको अपनी कुर्सी के लिए वो कुछ भी करता है। ये वैसे कहानियां होती है कि लोग कहते हैं कि यार कोई कहता है कि ये बड़ा लिबरल है तो ये लोगों को मुशर्रफ ने बड़ी आजादी दे दी, तो जनरल जिया जो है वो बड़ा इस्लाम के करीब है तो उसने देखो जी इस्लाम को पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दिया। तो पता कुछ नहीं करते वो। अगर थोड़ी सी बेहतरी लेके आ सकते हैं तो ये पॉलिटिकल लोग लेके आ सकते हैं, वो भी कानून साजी कर। और दूसरी बात स्टैंड लेना। आरजू डर है किसी को, मुझे ये बताएं जो पिछले मैंने आपको 2 महीने के वाकयात बताए, किसी एक बंदे ने इमरान खान साहब हर चीज पे ट्वीट करते हैं, हमारे इवन मरियम नवाज साहिबा है, बिलावल भुट्टो साहब हैं और हमारे असफंदियार खान या इस तरह की जितनी भी पार्टीज के लोग हैं सब ट्वीट करते हैं। किसी एक सिंगल बंदे ने उस बंदे के ऊपर ट्वीट किया जो पेशावर में एक के बाद 3 वाकया, एक मेरे ख्याल 15-15 20-20 दिन के वक्फे के साथ, किसी ने भी नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि यार एक इंसान को सिर्फ उसके रिलीजन की वजह से क्यों मारा जा रहा है, ठीक है, उनको आप उनके ऊपर जमीन को तंग क्यों कर रहे हैं आप। मैं डायरेक्ट उन लोगों से कहता हूं कि यार ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यू आर नॉट मुस्लिम्स, बट इंसान है वो, हमारे इस मुल्क के लोग हैं और बड़े काबिल लोग हैं। जिस तरह वो डॉक्टर मियां साहब आए थे पाकिस्तान, इकोनॉमिस्ट थे, सिर्फ इस वजह से वो उसको वापस निकाला गया कि वो आप जो है वो अहमदिया से है, आप कादियानी है, आपको निकाल दिए। तो ये चीजें, और जब तक हम इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, हम बात नहीं करेंगे। ज़ियाउल्लाह साहब ने बहुत, मैं कहता हूं, बहादुरी दिखाई थी उस वक्त जब मशाल खान के जनाजे के ऊपर, कि लोग कहते हैं कि इनका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि इसने ये गुस्ताखी की और ये गुस्ताखी रसूल तक इसका जनाजा कौन पढ़ेगा। लेकिन एक और बंदा भी सवाबी का खड़ा हुआ और यकीन करें मुझे, मतलब आज भी मैं कहता हूं कि मैं सलूट करता हूं उस आदमी को, उसने कहा कि मैंने अपने साथ लोग उठाकर, गनमैन उठाकर, और मैंने कहा कि कौन रोकता है ये जनाजा यहां पर करने से।
کہتے ہیں کہ उसको मैंने कहा कि अगर मौलवी आगे नहीं होता मैं खुद आगे हो जाता हूँ, मैं पढ़ूंगा इसका। तो ऐसे लोग थे जिसकी वजह से मैं कहता हूँ, शुक्र मैं करता हूँ कि हमारे सोसाइटी में ज़ियाउल्लाह हमदर्द साहब जैसे, या उस वक्त जो इकबाल लाला उनकी फैमिली के साथ लोग खड़े थे, किस जैसे जर्नलिस्टों में भी थे और सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, कि उनका साथ उन्होंने दिया और उनका दिल बड़ा किया। उनके ऊपर एक बहुत मुश्किल वक्त था, बच्चा तो उनका चला गया था ना, वो जब वो देखते होंगे कि यार मतलब आपका कोई, जिसे कहते हैं ना, कोई जानवर भी खुदा न खास्ता कोई इस तरह मार दे तो आप मतलब कहते हैं कि मैं क्या करूं इन लोगों के साथ। उनके बच्चे को मारा गया था और किस हालत में उनको वो मिला, उसके बावजूद उन्होंने हौसला किया और उन लोगों ने फिर कानून का रास्ता अपनाया। आपका क्या ख्याल है कि ज़ियाउल्लाह साहब को धमकियां मिल रही थी तो इकबाल लाला और उसकी फैमिली को नहीं मिली? उनकी बच्चियों की तालीम, एजुकेशन, कितना सब कुछ डिस्टर्ब हुआ, सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ। उसको कब्र नहीं, उनके अपने जो कब्रिस्तान हमारे गांव से, क्योंकि हम ताल्लुक रखते हैं, शहरों का और हिसाब होता है, गांव के कब्रिस्तान होते हैं लोगों के मुश्तरका, वहां पे उनको दफन नहीं करना। ये हमारा माइंड सेट है। और मेरे ख्याल में ज़ियाउल्लाह साहब कहते हैं कि शायद चेंज आया, मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता, मैं आज भी अगर कोई भी बात अगर इनके मिजाज के खिलाफ लिखूं, इनके इस्लाम के मुताबिक नो, जो जिस इस्लाम को ये फॉलो करते हैं, कहते हैं ये मैं वो इस्लाम फॉलो करूं जो ये लोग कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि जो नॉर्मल इस्लाम है, जो हमारे मतलब 1500 साल पहले आया, हुजूर पाक हमारे आखिरी नबी है, मैं अगर ये कहता हूं तो कहते हैं नो, आप फिट नहीं है। तो जब तक हम इस माइंडसेट को, और एक चीज अफसोस के साथ 58 कंट्रीज में, हम 58 मुल्क हैं, 57 में ये वाकयात नहीं होते, वाहिद पाकिस्तान है जिसमें इस तरह के वाकयात होते हैं। तो क्योंकि हम तो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए ना। अभी यही बात मेरे जहन में भी थी, पकड़ जो आप कह रहे हैं ना, कि बाकी जितनी इस्लामिक कंट्रीज है वहां तो आप कभी नहीं सुनते कि किसी ने जो है वो ब्लास्फेमी के ऊपर जो है वो मार दिया हो किसी को, और या इस तरह से बुरी तरह से जिस तरह जख्मी किया हो या जान से मार दिया हो। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और जैसे कि मैं तो साफ कहूंगी कि मेरे फादर जो थे वो भी जर्नलिस्ट थे, और वो कहा करते थे कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के जिस हिस्से में बना हुआ है, यहाँ पे जो है वो बड़े सगीर की या इंडिया के सबसे जाहिल कौम बसती थी, जो हिस्सा पाकिस्तान के लिए मिला। और अगर हम वाकई में इस चीज को हम स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि जो जहालत हमारे यहाँ है वो माशाल्लाह से कहीं भी नहीं है। मैं लास्ट क्वेश्चन रज़िया आपकी तरफ लेके चलूंगी, वो ये कि अब आपने बुक भी लिखी है, एक 3 साल का अरसा भी गुजर गया है, कभी आप सोचते हैं, कभी आपको ख्याल आया, कभी आपने मतलब इस बारे में सोचा कि उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें क्या किया जा सकता था जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है उस स्टूडेंट की? क्योंकि ये सिर्फ एक इमरान की बात थी जिसने मारा है, ये सब लोग मिले हुए थे। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से कहा गया कि जी उसके सर पे गमले उठा के मारे गए। उसकी माँ ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसकी सारी उंगलियां, हड्डियां टूटी हुई थी। मतलब जिसे कहते हैं ना, हमारे नाखून भी हल्का सा टूट जाता है तो हमें इतना दर्द होता है, तो उस बच्चे ने क्या कुछ नहीं सहा। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब आप कभी, आपको ख्याल आता है, कभी आप सोचते हैं कि उस वक्त ऐसा हम क्या, मतलब आप लोग क्या कर सकते थे जिससे इस चीज को रोका जा सकता था, उसको बचाया जा सकता था, या सबके सब इसी तरह के जंगली थे और कोई कंट्रोल में नहीं हो सकता था? हाँ, ये बुनियाद अहम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे जो है वो जब JIT बनी तो उन्होंने जो है वो इसकी जो प्लानिंग थी, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्वॉल्व थे, तो उनके बाकायदा नाम लिखे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो रिपोर्ट जमा कर दी है, वो ओपनली आई भी है। तो उसमें तो वो किरदार सारे मुतय्यन है कि इसमें इंतजामिया ने क्या रोल प्ले किया। वहाँ पे 100 सिक्योरिटी गार्ड थे, तकरीबन 20-25 पुलिस वाले थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका उसको? क्या किसी ने कोई हवाई फायर किया, कोई एक गोली चलाई हुजूम को डिस्पर्स करने के लिए? तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और फिर जब बच्चों से उन्होंने वो क्वेश्चंस किए, JIT ने, ISI ने, MI, मुख्तलिफ लोगों ने, तो उनको पता चला कि उनको बाकायदा इंस्टिगेट किया गया था, मुख्तलिफ लोगों ने इसमें रोल प्ले किया था। तो मतलब जाहिर है वो तो एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब मर्डर था, इसमें तो कोई अब शक नहीं है। इसको बचाया कैसे जा सकता था? तो मतलब अगर ये लोग जिनका काम था वो जो है वो अपना काम करते, सिक्योरिटी गार्ड अपना काम करते, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो अपना काम करते, जब हुजूम बन रहा था उसको बनने के अमल से पहले ही जो है वो कोई डिस्पर्स कर लेता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे यूनिवर्सिटी के, वो जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते, तो ये वाकया जो है
ये ख़त्म, मतलब इसको रोका जा सकता था। लेकिन मैंने आपको बताया चूँकि ये चीज़ें हुजूम जब बनता है तो हुजूम की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। ये जब बनता है तो फिर ये इसी तरह बनता है कि इसमें अगर जो लोग उस किसी हुजूम के अगेंस्ट जा रहे हों, तो वो ऑटोमेटिकली या तो वो हो जाते हैं, मतलब आइसोलेशन में चले जाते हैं, या फिर वो रोक नहीं पाते क्योंकि वो हुजूम बन जाता है और फिर वो हुजूम जो है वो सब कुछ कर लेता है, अगरचे कुछ लोग उनको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मशाल खान केसारी में भी बहुत सारे किरदार ऐसे थे जिन्होंने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब हुजूम बन गए तो हुजूम के सामने फिर यही होता है कि जिस तरह आपने देखा कि उस दिन जब सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बैंक मैनेजर को कत्ल किया तो फौरन ही जो है वो लोग इकट्ठा हुए थे, और जब इकट्ठा हुए तो फौरन ही वो थाने पे भी उसके चढ़ गए थे, और वो पुलिस वाले फिर उसको बंदे को चाय पिला रहे थे। तो मतलब ये चीजें इसी तरह होती है। लेकिन जो फखर ने बात की कि देख लें अब हमारे यहाँ जो मजहब आया है ना इंडो पाक में, तो ये तकरीबन हम मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करते हैं कि 712 में जब इस्लाम आया, उससे लेकर ये पाकिस्तान बनने तक, तो आप देख लें मतलब 1300-1400 साल गुजरे। ये ड्रामे मतलब हमारे यहाँ नहीं हुए थे। हम जो हैं हमारे इस रीजन में, ये फखर को भी पता है, हमारा जो पश्तूनों का रीजन है ये बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी थी। हमारे साथ जो है हिंदू भी रहते थे, हमारे साथ सिख भी रहते थे, आज भी हाल रहते हैं। हमारे यहाँ जो है ईसाई भी रहते थे, ये सारे शिया सुन्नी रहते थे साथ, ये सारे मसालिक के लोग, और साले उसमें उस वक्त बरेलवी भी हमारे यहाँ ज्यादा थे। तो ये सारे एक दूसरे के साथ हमआहंगी के साथ रह रहे थे। लेकिन जब आपने मजहब की बुनियाद पे मुल्क बनाया, उसके बाद जो है आपने इन सारी कुव्वतों को, इन मसालिक को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इनको यूज करना शुरू किया, तो फिर वो इतने फ्रंट्स बन गए कि वो फिर अहले तशरीह के खिलाफ भी हो गए, अहले सुन्नत वाले उनके खिलाफ हो गए, फिर हर किसी ने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, अहले तशरीह ने अपनी बनाई, अहले सुन्नत ने अपने बनाई, वो तौहीन सहाबा और सिपाही सहाबा के नाम से अपनी तंजीमें बनी। तो ये असल में ये मिलिटराइजेशन और ये माइंड सेट और ये मसले की चीजें ये पॉलिसीज का हिस्सा हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, ये सारी कौम इसके विक्टिम्स है, और ये खेल जो है ये बच्चों का नहीं है। मतलब आपको मैं दोबारा बात बता रहा हूँ कि ये मशाल खान जो है, इसको इमरान ने तो उसने गोली चलाई है, ये इमरान ने मारा नहीं है। मतलब इमरान जो है कातिल नहीं है, इमरान इस निजाम का वो खुद भी एक शिकार है कि उसको किसने उसकी जहन साजी की, किस तरह वो किन लोगों के साथ रहता था। तो ये जब मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी आपको मैं मतलब उसमें पूरी डिटेल से मैंने लिखा है कि कौन ये लोग खेलते हैं। फखर ने जो बात की ना कि ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस है ये ट्वीट नहीं करते, असल में ये आग ही यही लोग लगाते हैं। ये खेल ही नहीं लोगों का है, ये पीपल्स पार्टी का के खिलाफ लगाया जाता था, ये मुस्लिम लीग नून वालों का है, ये पीटीआई वालों का है, ये जो है ये दूसरी जमात इस्लामी वालों का है, ये मौलाना फजल रहमान का है। मौलाना फजल रहमान अभी भी जो इस्लामाबाद में धरना कर रहा था, ये पिछला धरना पिछले साल, तो उसने वो जो लोगों से पैसे ले रहा था, तो उसमें लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए तौहीन रिसालत और नामूस रिसालत के नाम पे और इस पे इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ये कार्ड खेल रहा था। यही कार्ड जो है नवाज शरीफ के खिलाफ बरेलियों से उन्होंने खेला। तो ये सारी चीजें ये ऊपर से हैं, ये बच्चों के खेल नहीं है, लेकिन नौजवान इन बातों को समझते ही है। और जब आप मतलब जो बड़े लीडर्स हैं जब वो खेल खेलते हैं तो आखिर में वो खुद तो एक दूसरे को नहीं कुछ कहते, लेकिन जो आम लोग होते हैं फिर वो एक दूसरे को मारते भी हैं। मतलब आप देख लें इमरान खान के खिलाफ और फैसलवाड़ा के खिलाफ पार्लियामेंट के फ्लोर पे मौलाना फजल रहमान का एमएनए जो है वो कैंपेन चला रहा था कि ये गुस्ताख है, ये गुस्ताख है, इसने ये कहा, इसने वो कहा है। और ये एहसान इकबाल जिसको गोली लगी थी ये भी साथ खड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट के फ्लोर पे। तो ये खेल इनका का है, फिर इसमें मीडिया के लोग हैं। मतलब ये ऊपर से ये बहुत सा एक नेक्सस है। इसी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आइंदा किसी और मुसलमान के साथ, किसी और नौजवान के साथ ऐसा ना हो। तो इसको हमने मुसलमान, क्योंकि इसके विक्टिम सबसे ज्यादा मुसलमान है, फिर सबसे ज्यादा पंजाबी हैं, सबसे ज्यादा बरेलवी हैं, जहां पे ये खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है दूसरे मसाले के खिलाफ, लेकिन सबसे ज्यादा विक्टिम भी वही हैं। तो ये वो ड्रामेबाजियां हैं, ये वो चीजें हैं जब आप किसी एक सेंक्टिटी ऑफ जो होली पर्सनालिटीज हैं, जो हमारे मुकद्दस शख्सियात हैं, आप उनकी तकद्दुस को, उनके नामूस को अपने सियासत के लिए, अपनी गुंडागर्दी के लिए, अपनी बदमाशी के लिए, अपने सेक्ट के बदमाशी के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो फिर यही होता है। और यही मतलब मेरा जो जिंदगी का मकसद था, और जो मेरा जो इस केस में आगे आने का मकसद था
क्योंकि मैं खुद मतलब मेरा मजहबी इंतहाई स्ट्रांग बैकग्राउंड रहा है, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि ये खेल कैसा, फिर मुझे सियासत का भी पता है, इनका मसले की इख्तिलाफात का और इसका, तो इंशाल्लाह मैंने जब किताब छपेगी आपको ये सारा खेल समझ है कि ये कौन खेल रहा है और क्यों खेल रहा है। बिल्कुल ठीक, आप हमें जरूर बताइएगा जब आपकी किताब पब्लिश हो। फखर लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, लेकिन यही बात है कि ये चीज जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों पे इस तरह के इल्जामात लगते हैं, और मशाल खान पे भी किसी हद तक सोशल मीडिया के हवाले से भी बात हुई थी कि जी इस तरह की पोस्ट लगा दी थी, वो कर दी थी। लेकिन बिल्कुल जैसे ज़िया कह रहे हैं उससे तो हमें यही समझ आ रही है, और हमें पहले भी अंदाजा था कि ये जो है मजहब के नाम पे जगह जगह एक तरह के अपने सांप पाले हुए तो किसी वक्त भी किसी को भी डस सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे ज़िया कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमान ही जो है उन्होंने भुगता है, लेकिन उसमें हमने किसी मजहब को नहीं छोड़ा। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले क्रिश्चियन हस्बैंड और वाइफ थे, उनको भी इसी उसमें मार दिया गया था। और इसी तरीके से हमने अभी रिसेंटली एक हिंदू फैमिली को भी उसमें देखा था कि गोलियां मारी गई थी, और कोई भी इल्जाम लगा के मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते, बल्कि ये किसी को भी नहीं छोड़ते। और ये इंसानियत का मसला है कि इंसानों को बचाया जाए इन दरिंदों से, इन जानवरों से, इन मुल्लाओं से, इन ये जो जहर भर रहे हैं मदरसों में और इस तरह की जगहों में स्टूडेंट्स को बिठाकर कि वो हर किसी को मारने के लिए। मैं तो बहुत दफा कहती भी हूँ अपने शो में भी कहती हूँ और सोशल मीडिया पर भी कहती हूँ कि अगर मुझे भी कोई आके गोली मार देगा मुझे हैरानगी नहीं होगी, और मैंने अपनी फैमिली को भी बताया मैं हैरान वो भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह का रिवाज है और यही ट्रेंड चल रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। आपका लास्ट आरज़ू मुझे एक बात करने दे, वो जी जी जरूरी है। प्लीज असल में मशाल खान के कत्ल के बाद जब मौलाना फजल रहमान इंटरव्यू दे रहा था तो उससे जब पूछा गया कि आप इस वाक़े को किस तरह देखते हैं, तो मौलाना फजल रहमान का वो क्लिप आज भी मौजूद है। उसने सबसे पहले तो मशाल के खिलाफ बोला, फिर उसके बाद कहा कि जो मशाल कर रहा था वो भी गलत था, जो मशाल के साथ हुआ वो भी गलत था, और फिर वो मजाक उड़ाने लगा कि देखें ये तो हम आप लोगों ने वैसे ही मदारिस को बदनाम किया हुआ है, ये आपकी यूनिवर्सिटियों में ये चीजें होती हैं, अगर ये किसी मदरसे में होता तो फिर पता नहीं क्या कुछ होता। तो अब ये इतने मुनाफिक लोग हैं, आप इसको देख लें कि जब मशाल खान का वाकया हुआ इसको जस्टिफाई करने के लिए जो पार्टी सबसे आगे आई वो इसी के लोग थे। तो आप देख लें, फिर ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटियों में नहीं होता, ये यूनिवर्सिटियों के बाहर से यूनिवर्सिटियों के अंदर लाया जाता है। तो ये मौलाना फजल रहमान के लोग थे जो मर्दान में जो है आगे आकर उसको, हालांकि इनमें कत्ल में उनकी पार्टी का एक बंदा मुलविस नहीं था, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग आगे आ गए। तो यही लोग जो कर रहे हैं ना इस खेल को, मतलब इसको आम लोग नहीं समझते, लेकिन ये फिर मजाक भी हमारा उड़ाते हैं कि ये यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं। यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट नहीं करेंगे, आप जो है इनको जस्टिफाई न करें, आप इनको ग्लोरीफाई न करें, आप इनको कंडेम करें, आप सही इस्लाम इनको समझाए, ये आप लोगों के खेल हैं। अपने बच्चों को आप जो है असेंबली भेज देते हैं, पराए बच्चों को आप खुद कुछ जैकेट पहनाते हैं, उनको असला तमा के अफगानिस्तान में लड़वाते हैं, आप उनको गाजी बनवा के जो है वो उम्र कैद और सजाए मौत तक, इनमें जमाती थे वो भी इतने मुनाफिकत कर रहे, अपने बच्चों को बचा रहे थे, इमरान को गाजी बना रहे थे कि किस तरह वो खुद पे सारी जिम्मेदारी लेके हमारे बच्चे टूट जाए। तो मतलब इसी इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इसमें कि आप जब इनकी मुनाफिकत और इनकी सियासत देखेंगे फिर आपको वो डर आ जाता है कि अल्लाह इन लोगों से, तो वो गनी खान ने कहा था ना उसके पश्तो में शेर है कि एदा कायनात रब अदालो बखुराना का नूर कैसे कवे का ना खलास मुद मुलाना का, तो उन्होंने कहा या अल्लाह इस मौलियों से हमारी जान छुड़ाओ, ये तो बड़े अजीब लोग हैं, ये जो खेल खेलते हैं इनको पता है, जो इनको समझते हैं उनको पता है, आम नौजवान जो है वो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर वही विक्टिम बनते हैं। तो ये बदकिस्मती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ज़िया। और ये मुल्ला जो है, मुल्ला माफिया जो पाकिस्तान में है, ये वैसे तो हर एक को बताते हैं कि जी असली जिंदगी मौत के बाद शुरू हो जाती है, ये खुद कुछ जैकेट्स और इस तरह के जिहादी और मरने मारने के लिए भेज देते हैं, लेकिन खुद इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये सफर करते हैं और जहाजों में फिरते हैं। उसके बाद इनके घर देखे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इनसे तो पूछेंगे भाई तुम भी सादा जिंदगी गुजारो ना, दाल चावल खाओ और छोटे से झोपड़े में रहो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों रह रहे हो, बड़े बड़े बंगलों में क्यों रह रहे हो? जितने हैं ये जितने मौलाना है, चाहे वो फजलुर रहमान हो या तारिक जमील हो या कोई भी हो, शर्फी जितने हैं, ये सब के सब शदीद अय्याशियों में पड़े होते हैं। अगर कोई इनकी प्राइवेट वीडियो रिलीज कर दे ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे ये, लेकिन लोगों को ये कुछ और सुना रहे होते हैं और यहाँ पे ये मजहब बेच रहे होते हैं, मजहब के नाम पे लोगों को डरवा रहे होते हैं। जैसे कि इन्होंने तो ना मरना है, मैंने कब्र में जाना है, ना इन्हें जहन्नुम में जाना है, इन्होंने तो अपना वहां के जन्नत में प्लॉट ले रखा है। जी फखर।
سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گا کہ آپ لوگ بات کریں یہ باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں بزنس ہے، ریلیجن کا بزنس ہے، اور یہ بہت زیادہ تیزی سے بکتا ہے، یہ اتنا فلرش کرتا ہے. جن لوگوں کی ہمدرد صاحب نے بات کی مردان میں، تو اتفاق ہے اس میں سے مطلب جو بڑے بڑے تھے جو روز بڑے بڑے جلوس نکالا کرتے تھے وہ خود نہیں شامل تھے، اور نہ وہ کوئی مولویوں کے خاندان سے، جن ایک کو میں جانتا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مولویوں کے خاندان سے، وہ ویسی مدرسہ پڑھ کے، اور حالانکہ ڈبل ماسٹر اس آدمی نے کیا ہوا اور JUI کا MNA بنا، اور اس کے بعد وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا تھا کہ جو بات ہمدرد صاحب نے کی کہ بھائی جو مشر خان کے ساتھ ہوا تو وہ بڑا صحیح ہوا، اور وہ ایسا تھا ویسا تھا، مطلب اپنی طرف سے. حالانکہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی ایک دفعہ بھی اس بندے سے، میں خود ذاتی طور پہ میری ملاقات نہیں کی، میں نے جسٹ ان کو اپنے چینل کی اسکرین پہ دیکھا تھا کہ جب وہ ہمارا رپورٹر ان سے شارٹ لے رہا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد پتا چلا کہ اچھا یہ مشر خان تھا اور یہ مسئلہ. تو یہ سارے لوگ یہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کو اس ریلیجن کی کسی کو فکر نہیں ہے، لیکن ان کا کاروبار اچھا چلتا رہے یہ یہی کرتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں سوابی کے پاس پنجپیر کا ایک بڑا مضبوط بیک گراؤنڈ ہے، وہ لوگوں کو افغانستان بھیجتے ہیں. ان کی اس وقت ان کی بہن لیفٹیننٹ جنرل نگار صاحبہ، میں اس کا نام لے رہا ہوں، میجر عامر کی بہن، وہ کیوں لیفٹیننٹ جنرل بنی، کیوں جہاد پہ نہیں گئی؟ میجر عامر خود کیوں نہیں جہاد پہ گئے؟ اگر اتنی اچھی چیز ہے افغانستان میں آپ نے جہاد کرنا ہے، افغانستان میں کبھی آپ رشیا کے ٹٹو بن رہے ہیں، کبھی آپ امریکہ کے ٹٹو بن رہے ہیں، خود جائے نا. اس کے باپ نے آج بھی ان کا مدرسہ چل رہا ہے رائٹ ناؤ، جو میں بھی بات کر رہا ہوں، کوئی کچھ کہہ دینا اس کو. لاس صرف عام آدمی کے لیے یا پاکستان میں خاص آدمیوں کے لیے نہیں، یہ باقاعدہ بیک اپ ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی جو جسے کہتے ہیں نرسریاں بنانی ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہے، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہم جسٹیفائی کریں گے، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ جس طرح انہوں نے بات کی ہمدرد صاحب نے کہ وہ اپنے بچوں کو جو بڑے بڑے تھے ان میں سے اتفاق سے کچھ کو میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا زور لگا رہے تھے کہ وہ بچ جائے، کیونکہ وہ کسی اور کا بچہ مرا تھا نا. اپنا بچہ تو ان کا بچہ تھا تو اس کی زندگی تو قیمتی تھی، لیکن جو مارا گیا تو اس کی زندگی کوئی نہیں تھی. ایک چیز فخر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ لوگ اتنی جو ہے وہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے سارے مولوی. ایک سیکنڈ. جی فخر اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے اب آواز. جی میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مولوی جو ہیں یہ سب اتنے بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، کافروں کی بات کریں گے، یہودیوں کے ساتھ ان کو مسئلہ ہے، ہندوؤں کے ساتھ ان کو مسئلہ ہے، کرسچنز کے ساتھ انہیں پرابلم ہے، لیکن کیمرہ لے جاؤ تو آگے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. ٹی وی پہ آنے کا ان کو شوق ہے جو کافروں نے بنایا. موبائل یہ نہیں چھوڑتے، موبائل میں ہر وقت چپکے رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مولوی ہو موبائل ضرور ہوتا ہے اس کے پاس. جہازوں میں یہ سفر کرتے ہیں، ان سے کہیں نہ عمرہ کرنے کے لیے اونٹوں پہ جائیں جو پہلے جایا کرتے تھے. کیوں کافروں کے بنائے ہوئے جہاز پہ یہ بیٹھتے ہیں؟ کیوں ان کی بنائی ہوئی سائیکلیں اور گاڑیاں استعمال کرتے ہیں؟ مسلمانوں کیا چیزیں جاتی ہے؟ ایمبولینس جاتی نہیں. تو یہ اس پہ جائیں جو انہوں نے بنایا ہے، جو کافروں نے نہ بنایا ہو، یہ اس چیز کو کرے. ابھی کرونا کی جو ہے وہ ویکسین آئے گی، سب سے پہلے سارے مولوی پہنچے ہوئے ہوں گے. اچھا جنت میں جانے کا سب کو بہت شوق ہے، وہاں پہ 70-72 حوریں ملیں گی، لیکن جانے کو جلدی کسی کو نہیں ہے. ہر کوئی پہنچا ہوگا ویکسین لگانے کے لیے. بھائی جاؤ مرو، پہنچو ادھر جلدی سے، وہاں پہ تو زیادہ تمہیں آرام ملے گا، زیادہ حوریں بیٹھی ہوں گی. لیکن یہ چیز اسٹوڈینٹس کو سمجھانے کے لیے جائے. اور لاسٹ کمنٹ، اسٹوڈینٹس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایسی طرح کے شوز ہونے چاہیے، یا جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں پہ بات ہونی چاہیے. آخر یہ اسٹوڈینٹس کا برین واش جو کیا ہے انہوں نے، اس کو یہ جو باہر سے بھیج رہے ہیں ان کو بھی کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کا حل جو ہے نا وہ پہلے سے موجود ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب آپ کو میں اس کی مثال لے دیتا ہوں کہ جب یہ اس کا کیس چل رہا تھا آسیہ مسیح کا، تو اس پہ سلمان تاثیر کو قتل کر دیا گیا اور اس کو کہا کہ یہ گستاخ ہے اور سیکورٹی گارڈ سے قتل کروا گیا. لیکن جب اسی آسیہ مسیح کو عدالت نے چھوڑ دیا تو انہوں نے ان تینوں ججوں کے خلاف بھی کہا کہ یہ واجب القتل ہیں، مطلب ملک کے چیف جسٹس کو بھی واجب القتل قرار دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کا اعلان کیا اور وزیر اعظم کو بھی یہودی بچہ کہا.
तो आप देख लें जब इन पे आई तो इन्होंने खुद उसको गले से पकड़ लिया, एक से इस्तीफा दिलवा दिया और दूसरे को जो फिर उन्होंने मतलब उनकी ये जरूरत न हुई कि ये, तो ये जब कंट्रोल करना चाहे कंट्रोल हो जाते हैं, जब इनको वो छोड़ देते हैं किसी पे तो ये छोड़ देते हैं। तो ये बड़े कंट्रोल किस्म के मुल्ला हैं, ये सेक्टेरियन जितने भी हैं। तो इसमें नौजवानों को सिर्फ मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर ये कभी भी कोई भी मौलवी आपको किसी के कत्ल के लिए उकसाए तो आपने इनकी बातों में नहीं आना। लेकिन अगर आप फिर भी इनके बहुत बड़े फैन हैं और आप समझते हैं कि नहीं ये हमारा मौलवी जो है ये तो जन्नत के सर्टिफिकेट बांट रहा है, ये फतवे बांट रहे हैं और ये मुझे जन्नत में प्लॉट लेकर देगा, हूर लेकर देगा, और आप वाकई इन पे भरोसा करते हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि आप इनको जो है बंदूक उठाएं, इनको कहें कि मौलाना साहब आप ये ले लें, अपने बेटे को दे दें, उसको आगे करें, मैं साथ हूंगा, फिर आप देख लें। तो मतलब ये ट्रिक अगर ये अप्लाई कर ले, इनको ये समझ आ जाए कि किस तरह ये गरीब बच्चों को इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को ये असम्बलियों में बेचते हैं, अपने बच्चों को ये कारोबार जो है वो दिलाते हैं और अपने बच्चों को किस तरह वो अमीर बनाते हैं और किस तरह जो है ये खाते रहते हैं और इनका कितना बिजनेस है, कितना बड़ा एम्पायर है। तो नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए। जब इनको ये बात समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको जितनी भी ये गरीब गाजी मिलेंगे तो आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, किसी बैंक मैनेजर को कत्ल करेगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, वो किसी गवर्नर को कत्ल करेगा, कोई गरीब बच्चा मिलेगा वो कुल्हाड़ा उठा के 3 तबलीगियों को मारेगा, वो कोई अनपढ़ जो है वो बच्चा मिलेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, वो अपने हाफिज कुरान साथी को जो है वो कत्ल करेगा, इसने तो ही रिसालत की है। मतलब आपको जितने भी सती सेन के या नालायक किस्म के लोग मिलेंगे जो इनकी बातों में आकर जो है, या छोटे छोटे बच्चे जो अंडर एज होते हैं, जो उनको या दूसरे मसालिक के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और या उस तरह, और इनके मकासद फिर वही होते हैं और फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने शुरू कर देते हैं। तो नौजवानों से ये मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इनसे दूर रहें, और अगर आप फिर भी इनके फैन हैं, किसी भी मसलक के हैं, अगर आप बरेलवी के फैन हैं, अगर आप शिया के हैं, सुन्नी के हैं, देवबंदी के, किसी के भी हैं, तो आप जो है अगर कोई आपको कत्ल के लिए तशद्दुद पर उकसाए तो आप जो है इनके तशद्दुद में साथ न दें, और अगर फिर भी साथ देते हैं तो आप इनको कहें कि आप हमसे आगे हो जाएं, हम साथ देंगे, फिर इंशाल्लाह ये चीजें अमन आ जाएगा। तो ये मेरा मैसेज है मुख्तसर तौर पे। बाकी इसकी पूरी डिटेल है कि किसको हम रोक सकते हैं, फिर वो रियासत को भी पता है, रियासत जब रोकना चाहे ना, ये सब लोग होंगे, ये सारे मदारिस होंगे। आप देख ले हिंदुस्तान में भी इतने सारे मजाहिब हैं, लेकिन वहां पे जो है ये मोदी ने जब मजहब काट खेला तो वहां पे मुसलमानों को जिंदा जलाना शुरू किया, मुस्लिम कुछ फसादात, उन्होंने कहा मुस्लिम कुछ फसाद, लेकिन आपने मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ इस्तेमाल किया। फिर अब चाइना को देख ले, वहां उनकी जो है 200 करोड़ आबादी है, वहां पे किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया। 56 इस्लामी ममालिक हैं, किसी एक इस्लामी मुल्क में किसी ने किसी दूसरे के मस्जिद पे हमला नहीं किया, किसी ने दूसरे की इबादतगाह नहीं गिराई। ये सारे ड्रामे पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे सियासी मकासद हैं, इसके पीछे सियासतदान हैं, रियासती इदारे हैं, और उनकी एक खेल है, उनका खेल है, अवाम इसके विक्टिम है, नौजवान जो हैं इसके खास विक्टिम है। और नौजवानों को दीन को भी पढ़ना चाहिए। अगर आप वाकई इस दीन को समझे, फिर भी आप किसी को, क्योंकि जो दीन को वाकई समझ ले फिर वो भी कत्ल नहीं करता, लेकिन जो सियासत के लिए इसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो गरीब बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग आपको उकसाए उनसे आप दूर रहें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया, और स्पेशली ज़िया आपका कि आपने टाइम निकाला और आपने हमें जितनी चीजें बताई। एंड आई होप कि जल्दी आपकी बुक आ जाए और हम उसमें देख सके मजीद कि आपने क्या डिटेल्स लिखी हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं तो फिर कहूंगी यहाँ वापस मत आइएगा, इसलिए कि यहाँ पे आप दुआ में याद रखिएगा। बाकी जो है ये हम सब ने मरना है। वो किसने कहा था, हमारे जो मशहूर डायलॉग हैं उसके, शहरियार अफरीदी साहब, कि मैंने जान अल्लाह को देनी है। तो जान तो हम सब ने अल्लाह को देनी है, तो जाहिर है जान तो सब ने, किसने किस तरह मरना है वो ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उसके बावजूद जो हक बात है वो हमें करनी चाहिए, जो इंसाफ वाली बात है वो हमें करनी चाहिए। हमारा दीन जो है ये अमन का दीन ही है, ये तकरीबन 150 करोड़ लोगों का दीन है। इसको एक माइनॉरिटी, एक कम तादाद में लोग जो हैं अपने मकासद के लिए, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों को हमने पॉइंट आउट करना है, उनको रोकना है। बाकी मुसलमान जो हैं इंशाल्लाह बेहतरीन मतलब लोग हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो पुरअमन हैं तारीखी तौर पे। इस वजह से ये हमारा मजहब जो है वो पूरी दुनिया में फैल भी रहा है। लेकिन इसमें माइनॉरिटी एक है जो इसको
टेररिज्म के लिए, दहशतगर्दी के लिए, अपने जाती मफाद के लिए यूज करे, उनके खिलाफ हमने लड़ना है और उनको रोकना है। फ्रांस में अगर कोई जो है एक्सट्रीमिस्ट है तो फ्रांस वालों को उनको रोकना चाहिए। हमारी सोसाइटी में अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है हमें उनको रोकना चाहिए। इंडिया में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मोदी सरकार जो है वो मजहब को जो है किसी दूसरे उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है तो उनको वहां पे रोकना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी वहां पे जो है ताकतवर होगा तो यहाँ पे हमारे जो जुनूनी लोग हैं वो आएंगे, तो ये सारे एक दूसरे को फिर सपोर्ट करते हैं और पॉपुलिज्म की जो लहर है जो पूरी दुनिया में उठ खड़ी हुई है उसके नुकसानात फिर हम सब इसके विक्टिम बनेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फकर एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।